गलत सोच है तुम्हारी, सही सोच वाले तो आर या पार कर देते हैं। अजी गलत सोच है तुम्हारी, सही सोच वाले तो आर या पार कर देते हैं। और तू कायर है बेटे, मेहनत करने वाले तो किस्मत को बेरोजगार कर देते हैं। नमस्कार, मैं दीपक कुमार सोनी आप सबका दीपक जीएस एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, जिस प्रकार से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, झारखंड सीरीज की श्रृंखला को लेकर चल रहे हैं, ठीक उसी प्रकार से हम लोग बिहार सीरीज की श्रृंखला को भी लेकर चल रहे हैं। और पीछे के क्लास में मैंने बिहार के भूगोल से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण टॉपिक पर वीडियो बनाना था वो मैंने बना दिया। ये बिहार के भूगोल से संबंधित, हालांकि भूगोल तो है नहीं, एक तरह से ये डेमोग्राफी है, यानी कि जनसंख्या पर है। तो जनसंख्या एक तरह से हम लोग आज पढ़ेंगे, बिहार की जनसंख्या के बारे में जानेंगे, क्योंकि अभी आने वाले दिनों में आप देख रहे हैं कि बीपीएससी के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आने वाले दिनों में सीडीपीओ के एग्ज़ाम्स होने वाले हैं, आने वाले दिनों में उत्पाद सिपाही के जो वैकेंसीज निकले हैं 369 वैकेंसीज, उसके एग्ज़ाम होने वाले हैं, और भी बहुत सारे सिंचाई विभाग वगैरह में एग्ज़ाम्स आने वाले हैं बिहार के। तो उसको मद्देनज़र रखते हुए ये वीडियो आपका 2 से 3 क्वेश्चन जरूर बचाएगा, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा बनती है। क्योंकि देखिए, बिहार का जनसंख्या तो हम लोग पढ़ेंगे ही दोस्तों, लेकिन बिहार की जनसंख्या के साथ हम लोगों ने कोशिश की है, एक छोटी सी पहल, ये एक छोटी सी कोशिश है कि भारत की जनसंख्या को कवर करने का कोशिश किया है, और भारत की जनसंख्या को भी हम लोग साथ साथ में पढ़ते चलेंगे और समझते चलेंगे। और बाकी बात, बिहार के प्रमुख जिलों के बारे में मैंने जानकारी पीछे के वीडियोज़ में बिहार के भौगोलिक परिचय में दिया है, आप जाकर उसे देखें और बेहतरीन तरीके से उसका अध्ययन करें, है ना। आइए जानते हैं, जनसंख्या के बारे में पढ़ें और बिहार की जनसंख्या के बारे में थोड़ा सा हम बहुत अच्छा से तैयारी करेंगे और अच्छा से तैयारी करेंगे, याद रखिएगा। आइए हम चर्चा करते हैं जनसंख्या के बारे में। लेकिन जनसंख्या के बारे में चर्चा करने से पहले दोस्तों, आपको कुछ बातों पर ध्यान देना होगा, कुछ इसकी ऐतिहासिक चीज़ों को जानना होगा। और ऐतिहासिक चीज़ों को आप जानिए कि किस प्रकार से जनसंख्या हमारे भारत में, जनसंख्या एक तरह से जनगणना किस प्रकार से आया, जनगणना किस प्रकार से आया, डेमोग्राफी किस प्रकार से आया। तो बात है 1872 की, बात 1872 की है। 1872 में हमारे जो गवर्नर जनरल और वायसराय हुआ करते थे, उनका नाम था लॉर्ड मेयो। लॉर्ड मेयो ने जनसंख्या करवाने की शुरुआत की, और लॉर्ड मेयो को ही जनगणना का जनक बोला जाता है भारत में, आपको याद रखना है। देखिए यहाँ पर लॉर्ड मेयो को ही जनगणना का जनक बोला जाता है। 1872 में लॉर्ड मेयो ने क्या कर दिया कि जनगणना करवाना प्रारंभ किया। लेकिन लॉर्ड मेयो ने एक नियमित जनगणना नहीं करवाई है, जो नियमित एक तरह से रेगुलर जनगणना होती है, वो जनगणना नहीं करवाई। इन्होंने भारत के कुछ ही क्षेत्रों में जनगणना करवाई, और जो एक तरह से विफल रहा, विफल ही कह सकते हैं, चूँकि ये भारत की पहली जनगणना थी दोस्तों, इसलिए ये भारत की पहली जनगणना थी, इसलिए लॉर्ड मेयो को जनगणना का जनक बोला जाता है हमारे देश में, है ना। लेकिन किंतु 1881 का बात है। 1881 में हमारे जो वायसराय हुए, एक तरह से वायसराय नहीं कहेंगे इनको, हमारे जो गवर्नर जनरल हुए दोस्तों, वो गवर्नर जनरल लॉर्ड रिपन हुए। और लॉर्ड रिपन को भारतीयों का उद्धारक भी कहा जाता है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने कहा था कि भारतीयों का उद्धारक, किसी वायसराय को इस प्रकार का उपाधि, ब्रिटिश वायसराय को इस प्रकार का उपाधि पहली बार मिला था लॉर्ड रिपन को। और लॉर्ड रिपन ने, बेचारे ने बहुत अच्छा काम किया। इतना अच्छा काम इन्होंने भारतीयों के लिए किया कि इनके समय में गोरे लोगों ने आंदोलन कर दिया, और एक तरह से श्वेत विद्रोह इन्हीं के समय में हुआ था। कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री का ये प्रोग्राम है, मॉडर्न हिस्ट्री का ये क्वेश्चंस है जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम लोग पढ़ेंगे, उसकी भी कक्षाएं दी जा रही है, आप जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पर चेक कर सकते हैं, है ना। आप जानिए कि 1881 में नियमित जनगणना की बात हुई, और नियमित जनगणना 1881 से प्रारंभ हुआ, लॉर्ड रिपन के समय में, 1881 से। और लॉर्ड रिपन के समय में जो जनगणना प्रारंभ हुआ, वहीं पर डिसाइड कर दिया गया कि प्रत्येक 10 साल के बाद क्या होना है, प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होगा, और 10 साल में रिपोर्ट सौंपी जाएगी उस जनगणना की, 10वां साल के बाद जनगणना होगा, है ना। तो उसी हिसाब से 1881 के बाद प्रत्येक 10 साल के बाद जनगणना होना प्रारंभ हो गया। और उसके बाद अंतिम जो जनगणना हुआ हमारा, वो 2011 में हुआ। ये जनगणना के हिसाब से 15वीं जनगणना थी। इसके जो आयुक्त थे, इसके जो जनगणना आयुक्त यानी कमिश्नर होते हैं, जिनके देख रेख में सारा जनगणना होता है, वो 2011 के जनगणना आयुक्त थे चंद्रमौली जी। चंद्रमौली का नाम आपको याद रखना है, कई बार क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि 2011 की जनगणना, चूँकि देखिए जब तक 2021 का रिपोर्ट नहीं सौंपा जाता है, यानी अभी साल 2 साल लगेगा दोस्तों, ठीक है। जब तक 2021 का रिपोर्ट नहीं सौंपा जाता है
तब तक ये प्रोग्राम आपके लिए, ये जो क्लास है आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेगा और बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, आपको इसको जानना है। चंद्रमौली जो थे वो 15वें जनगणना आयुक्त के, यानी कि एक तरह से 2011 के जनगणना के आयुक्त थे, कमिश्नर थे, है ना। आर्टिकल 246 के तहत अगर संविधान की बात करें तो इसको आर्टिकल 246 में शामिल किया गया है। आर्टिकल 246 के तहत जनगणना को केंद्रीय सूची में रखा गया है, सेंट्रल सूची में रखा गया है इसको, जनगणना को, है ना। जनगणना पर कानून बनाने का अधिकार किसको है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट को है, और एक तरह से राष्ट्रपति से ही जनगणना प्रारंभ होती है। आप इस सब बातों को ध्यान रखिए, ये सब पॉलिटिकल की बातें हैं जिसको ध्यान रखना है आपको, है ना। देखिए जनगणना को लेकर के एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है 1921 की जनगणना को लेकर के। 1921 की जनगणना को लेकर के एक बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या है ये 1921 की जनगणना? दोस्तों समझिएगा इस बात को कि आमतौर पर 10 वर्ष में जो जनगणनाएं होती है उनमें क्या होता था कि जनसंख्या बढ़ती थी। जनसंख्या क्या होती थी? बढ़ती थी। लेकिन 1921 की जनगणना में क्या हुआ, पाया गया कि जो 1911 में जो जनगणना हुआ था उसकी अपेक्षा 1921 में जनसंख्या घट गई, जिसके कारण 1921 की जनगणना को जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से जाना जाता है। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये, इसको आप BBI भी कर सकते हैं। इतना महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिसका आपको अंदाजा नहीं है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बताइए कि जनगणना एक तरह से तो आदमी कोरोना काल में और पूरा एकदम धकाधक पूरा जनसंख्या बढ़ाता ही रहा, है ना। लेकिन 1921 का भी वो जनगणना वर्ष था, जनसंख्या वर्ष था, जिसमें जनगणना बढ़ने के बजाय घट गई। सोचिए, यानी जनसंख्या बढ़ा नहीं, जनसंख्या घट गया। इसलिए 1921 के जनगणना वर्ष को दोस्तों जनसंख्या विभाजक वर्ष के नाम से भी जाना जाता है। अब देखिए यहाँ जो चार्ट बनाए हुए हैं, हालांकि इसको समझाने की तो ज़रूरत नहीं है, इतना बेहतरीन तरीका से ये लिखा ही गया है। लेकिन चूँकि मेरा काम आपको सिर्फ नोट्स नहीं देना है, आपको याद भी करवाना है, और जितना ज़्यादा आप सुनिएगा उतना ज़्यादा आपको याद होगा। क्योंकि आप जानते हैं कि भोजपुरी गाना, जो तरह तरह के धार्मिक गाने निकले हुए हैं अभी, वो सारे गाने जो हैं वो एक तरह से, ये सारे जो भोजपुरी गाने हैं दोस्तों, वो आपको सुन के ही याद होता है, और इसको आपको सुनना है, अच्छा से सुनना है, ताकि आपको ये अनुभव हो कि किस प्रकार से आपको याद करना है। दूसरा, अगर आपने पिछली वीडियोस नहीं देखी तो आप देखे जाके, क्योंकि उसमें बिहार के मैप की बड़ी बेहतरीन तरीके से चर्चा की गई है कि कौन सा जिला कहाँ है, उससे भी आपको याद करने में आसानी होगी। आइए जानते हैं। और हमने कोशिश किया है कि भारत की जनगणना को और बिहार की जनगणना को एक साथ लेकर चले। जो भी जनगणना से संबंधित ऐतिहासिक बातें थी उसको मैंने बता दिया। अब आइए 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार की स्थिति क्या थी और भारत की स्थिति क्या थी, उन दोनों को हम चर्चा करेंगे। सबसे पहले अगर बात करें कि भारत के कुल जनसंख्या की बात करें तो देखिए यहाँ बिहार के बारे में दिया गया है। सबसे पहले बात करें भारत की कुल जनसंख्या की तो लगभग 121 करोड़ 85,04,977 कुल जनसंख्या थी, है ना। लगभग 121 करोड़। आपने प्रधानमंत्री को बोलते सुना होगा, मेरे 1.25 करोड़ देशवासियों, 1.25 करोड़ देशवासियों। तो ऐसा बात नहीं कि आप मार दीजिएगा 1.25 करोड़ देशवासियों, है ना। वो तो जुमलेबाजी करने के लिए जाने ही जाते हैं, लेकिन खैर वो अलग चीज़ है। 1.25 करोड़ नहीं, 121 करोड़ लगभग। लेकिन आपको ये पॉइंट याद रखना है, कई क्वेश्चंस में इसकी संख्या तक पूछ दी जाती है, आपको बहुत बेहतरीन तरीके से इसको याद रखना है दोस्तों। और उसी में अगर हम बिहार की बात करें तो बिहार की जनसंख्या 10 करोड़ 40,99,452, है ना। 10 करोड़ 40,99,552 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या थी, यानी 10.41 करोड़। लेकिन इसको पॉइंट वाइज, यानी कि एक तरह से अंक के आधार पर आप इसको याद रखें, क्योंकि 63वीं BPSC में डायरेक्ट यही क्वेश्चन पूछा गया और 4 ऑप्शन इसी प्रकार से बनाए गए। 10 करोड़ 41 लाख नहीं दोस्तों, है ना। 4 ऑप्शन इसी प्रकार से बनाए गए, है ना। और इस प्रकार से ऑप्शन बना के और दिया गया था। तो लोग जो 10 करोड़ 41 लाख याद करके गए थे वो टाइम फीस हो गए, खत्म हो गया उनका कहानी, है ना। तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पर। अगर बात करें कि जनसंख्या के आधार पर विश्व में भारत दूसरे स्थान पर है ना। ये विश्व के कुल जनसंख्या का 17.5% क्या करता है, 17.5% शेयर करता है। 17.5% विश्व के कुल जनसंख्या का भारत में निवास करते हैं, जबकि बिहार जो है वो भारत में तीसरा स्थान है।
है ना। भारत में कितना स्थान है? तीसरा स्थान है जनसंख्या के दृष्टिकोण से दोस्तों, और ये भारत का लगभग 8.6% जनसंख्या शेयर करता है। भारत का 8.6% क्या करता है? जनसंख्या शेयर करता है बिहार। ये दोनों को आपको साथ साथ याद करते चल जाना है, नोट्स बनाते चल जाना है। बात करें पुरुष जनसंख्या की, है ना, बात करें पुरुष जनसंख्या की, तो भारत में पुरुष जनसंख्या 51.47% है। महिला जनसंख्या की बात करें भारत में तो 48.53% है। जाहिर सी बात है कि कोई भी जनसंख्या अपने आप का 100% होता है, तो अगर ये 51.47% है पुरुष की जनसंख्या भारत में, तो महिला की जनसंख्या 48.53% है ना। और भारत में जनसंख्या के आधार पर, एकदम धीमे धीमे इसको पढ़ा रहे हैं, इत्मीनान से आप पढ़ें, क्योंकि 2-3 क्वेश्चन आपको उससे बचने वाले हैं दोस्तों आने वाले आगामी बीपीएससी के एग्जाम्स में, या तो फिर इसमें भारत की जनगणना भी। अगर बिहार में बात करें तो बिहार में कुल पुरुष जनसंख्या 52.14% है ना। और पटना जो है वो प्रथम स्थान पर है दोस्तों, पटना प्रथम स्थान पर है यहाँ पर जनसंख्या के आधार पर। शेखपुरा अंतिम स्थान पर है जनसंख्या के आधार पर। और बिहार में महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 47.86% है। बिहार में, बिहार की कुल जनसंख्या का 47.86% महिला जनसंख्या है, जबकि 52.14% क्या है? पुरुष जनसंख्या है। पटना प्रथम स्थान पर है बिहार में जनसंख्या के दृष्टिकोण से जिला में, और शेखपुरा अंतिम स्थान पर है बिहार में जनसंख्या के दृष्टिकोण से जिला में, है ना। अब बात करते हैं थोड़ा सा ग्रामीण जनसंख्या के बारे में। तो भारत में सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या, है ना, हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। लगभग हिमाचल प्रदेश का 68.8%, ये बहुत ज़्यादा है, 68.8% ग्रामीण में निवास करती है, ग्राम में निवास करती है। जबकि बिहार में सबसे ज़्यादा गांव में निवास करने वाला ग्रामीण जनसंख्या वाला जिला समस्तीपुर है, जहां का 88.7% दोस्तों गांवों में निवास करती है। भारत में हिमाचल प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या में पहले स्थान पर, और बिहार में समस्तीपुर ग्रामीण जनसंख्या में पहले स्थान पर। अगर बात करें शहरी जनसंख्या की, एक एक पॉइंट को हम लिखकर यहाँ पर बढ़िया से समझाने आए हैं और इसको ध्यान में रखिएगा, है ना। शहरी जनसंख्या की तो लगभग 31.2% गोवा में शहरी जनसंख्या शहर में निवास करती है, और ये गोवा का एक तरह से नंबर 1 पर है। गोवा आपको याद रखना है, गोवा नंबर 1 पर है शहरी जनसंख्या के आधार पर। 1 नंबर पर गोवा आता है, क्योंकि गोवा में ज़्यादातर गांव नहीं है और गांव में लोग निवास नहीं करते हैं, ठीक है। तो गोवा 1 नंबर पर आता है। दूसरे नंबर पर जो है दोस्तों वो महाराष्ट्र आता है शहरी जनसंख्या में निवास करने वालों के आधार पर। अगर बिहार में बात करें तो पटना प्रथम स्थान पर है, एक तरह से शहरी जनसंख्या में निवास करने वाले स्थान पर, ठीक है। पटना की कुल जनसंख्या का बात कर रहे हैं, पटना की कुल जनसंख्या का 11.3% शहरों में निवास करता है। दशकीय वृद्धि की बात करें, देखिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि दशकीय वृद्धि का क्या अर्थ होता है। दशकीय वृद्धि यानी कि 10 साल पर जो जनगणना हुआ, उस जनगणना के अनुसार दोस्तों कि 10 साल में कितना % बढ़ा, या दशकीय कमी का बात। आमतौर पर जनगणना में कमी तो सिर्फ 1921 में हुआ, उसके बाद हुआ नहीं और शायद होगा भी नहीं, ठीक है। तो दशकीय वृद्धि का ही बात करते हैं कि 10 साल में, उस 10 साल में कितना % बढ़ा, है ना। तो इसी को बोलते हैं दशकीय प्रतिशत वृद्धि। तो देखिए 10 साल में सबसे ज़्यादा बढ़ने वाले जनसंख्या में पूरे भारत का अगर बात करें तो 17.7% पूरे भारत में दशकीय वृद्धि रही, यानी 17.7% 2001 की जनगणना के अनुसार 2011 में बढ़ गया। लेकिन अगर बात करें कि भारत का कौन सा राज्य प्रथम स्थान पर था दशकीय वृद्धि में, तो मेघालय 27.9% की यहाँ पर वृद्धि हो गई दशकीय वृद्धि, यानी 10 साल में 27.9% जनसंख्या यहाँ पर बढ़ गया। लेकिन अगर बात करें सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला तो नागालैंड, यहाँ का दुर्भाग्य ये हुआ दोस्तों 2011 में कि नागालैंड में -0.6% दशकीय वृद्धि रही, यानी कि जनसंख्या बढ़ने के बजाय 0.6 क्या हो गया, घट गया यहाँ पर। इसलिए सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला राज्य कौन रहा, नागालैंड रहा। अगर बिहार के जिलों में अगर हम बात करें तो बिहार के जिलों में मधेपुरा सबसे ज़्यादा दशकीय वृद्धि वाला जिला रहा, जिसका दशकीय वृद्धि रेट था 31.1%,
है ना। और गोपालगंज सबसे कम दशकीय वृद्धि वाला जिला रहा, जिसका दशकीय वृद्धि रेट था 19% दोस्तों, है ना। और बिहार में एक तरह से बिहार की जो जनसंख्या दशकीय वृद्धि दर हुई वो भारत के दशकीय वृद्धि दर के अनुसार 25.4% हुई, यानी कि भारत में जो बढ़ा 17.7% बढ़ा, कुछ तो जनसंख्या बढ़ा होगा, उसका 25.4% बिहार में बढ़ा, यानी बिहार एक तरह से पूरा ज़्यादा दशकीय वृद्धि रही। 10 साल में लगभग 25% भारत की जनसंख्या के अनुसार बिहार बढ़ा है, ठीक है, याद रखना है आपको। उसके बाद अगर बात करें लिंगानुपात का, देखिए लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों, दो चीज़ यहाँ पर आपको देखने के लिए मिलेगा। लिंगानुपात का अगर बात करें तो लिंगानुपात क्या होता है, समझिएगा इस बात को कि लिंगानुपात का अर्थ होता है प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री, यानी 1000 पुरुष पर स्त्री, प्रति 1000 पुरुष पर स्त्री। खैर अभी तो क्या हो गया है, अभी हाल ही में रिपोर्ट आया था, जनगणना का रिपोर्ट तो नहीं आया लेकिन रिपोर्ट आया था, जिसके अनुसार क्या हो गया कि अब 1000 पुरुष पर 1020 स्त्रियां हो गई, लेकिन उसको नहीं ध्यान में रखना है अभी आपको जनसंख्या को ध्यान में रखना है। अब देखिएगा यहाँ पर लिंगानुपात, ठीक है। लिंगानुपात का अगर बात करें तो पूरे भारत का लिंगानुपात 943 था, है ना। पूरे भारत का लिंगानुपात कितना था, 943, यानी 943 का अर्थ हुआ कि 1000 पुरुष पर 943 स्त्रियां पूरे भारत में थी। लेकिन अगर बात करें कि सर्वाधिक लिंगानुपात किस जिले का था, किस राज्य का था, तो केरल का 1084, यानी 1000 पुरुष पर 1084 स्त्रियां थी केरल में। और सबसे कम लिंगानुपात दोस्तों हरियाणा, यहीं पर ही तो बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का अभियान शुरू हुआ था एक तरह से, है ना। तो सेल्फी विद डॉटर भी शुरू किया गया था नरेंद्र मोदी के द्वारा कि अपनी बेटी के साथ फोटो शेयर किए आप, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा कि हरियाणा 879 एक तरह से, है ना, कि प्रति 1000 पुरुष पर 879 स्त्रियां ही थी वहाँ पर, यानी कि स्त्रियों के हिसाब से हरियाणा सबसे कमज़ोर राज्य था हमारे भारत में, और अभी भी है एक तरह से, है ना। स्त्रियों का जो लिंगानुपात है वो बड़ा कम है पुरुषों की अपेक्षा दोस्तों वहाँ। अब उसी में बिहार में आइए तो बिहार का लिंगानुपात 918 है, यानी प्रति 1000 पुरुष पर 918 स्त्रियां हैं। सबसे ज़्यादा लिंगानुपात कहाँ है, तो गोपालगंज जिले में है हमारा, 1021 स्त्रियां हैं प्रति 1000 पुरुष पर, ठीक है। और सबसे कम लिंगानुपात कहाँ है दोस्तों, तो हमारे मुंगेर जिले में है, 876 स्त्रियां हैं 1000 पुरुष पर। बताइए मुंगेर का ये स्थिति है ना, मुंगेर जहाँ पर बड़ी दुर्गा महारानी है, बड़ी दुर्गा आप देखे होंगे कि माता दुर्गा का जो एकदम आँख निकला हुआ फोटो एकदम है, वो बड़ी दुर्गा महारानी कहलाती है, मुंगेर में ही बसती हैं वो माता, है ना। बताइए उन माता की नगरी में लिंगानुपात का इस तरह से गिरना बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है दोस्तों। मुंगेर में 876 लिंगानुपात है, यानी 876 स्त्रियां हैं 1000 पुरुषों पर। मुंगेर जिला की बात करें, यानी कि सबसे ज़्यादा लिंगानुपात वाला जिला बिहार का गोपालगंज, और सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला बिहार का मुंगेर है। अब बात करें शिशु लिंगानुपात, ठीक है, शिशु लिंगानुपात। देखिए शिशु लिंगानुपात क्या होता है दोस्तों, 0 से 6 वर्ष के बच्चों को देखा जाता है कि 0 से 6 वर्ष के बच्चों पर कितनी लड़कियां हैं, बच्चियां हैं, और कितने लड़के हैं यानी कि बच्चे हैं, ठीक है। तो उसको देखा जाता है, आपको याद रखना है कितना से कितना वर्ष का शिशु लिंगानुपात गिना जाता है, 0 से 6 वर्ष। 6 वर्ष से अधिक हुआ तो फिर वो लिंगानुपात में चला जाएगा, है ना, 0 से 6 वर्ष पर। ये सब पूछे जाते हैं क्वेश्चन, इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन है, आप अच्छा से ध्यान में रखें। तो लिंगानुपात, पूरे भारत का शिशु लिंगानुपात 918 था, और पूरे भारत में शिशु लिंगानुपात यानी 918 बच्चियों पर 1000 पुरुष थे, मतलब 1000 बच्चे थे, जेंट्स थे, ठीक है। अरुणाचल प्रदेश शिशु लिंगानुपात में सबसे प्रथम स्थान पर था, यानी 972 बच्चियों पर 1000 पुरुष। और हरियाणा जो था यहाँ भी शिशु लिंगानुपात में क्या था, कम था। आपको बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है कि शिशु लिंगानुपात यानी कि बच्चियाँ कम है यहाँ पुरुषों की अपेक्षा, यानी 834 ही शिशु लिंगानुपात है हरियाणा का 2011 के जनगणना के अनुसार। आपको यहाँ पर बहुत अच्छे से ध्यान में रखते चल जाना है। अगर बात करें बिहार के शिशु लिंगानुपात की, तो 1000 पुरुष बच्चे पर 935 बच्चियाँ थी, यानी 935 इसका शिशु लिंगानुपात था बिहार का। और किशनगंज इसमें प्रथम स्थान पर था दोस्तों, 971 इसका शिशु लिंगानुपात था, यानी 971 बच्चियों पर 1000 बच्चे थे, ठीक है। वैशाली सबसे कम शिशु लिंगानुपात था, यहाँ 904 बच्चियों पर 1000 पुरुष बच्चे थे यहाँ पर,
ठीक है। वैशाली जिसका मुख्यालय हाजीपुर है दोस्तों। किशनगंज आप जान रहे हैं कि सबसे पूर्वी जिला है हमारा बिहार का किशनगंज, ध्यान दीजिएगा। अगर बात करें जनसंख्या घनत्व का, जनसंख्या घनत्व का अगर बात करें तो पूरे भारत का जनसंख्या घनत्व 382 किलोमीटर स्क्वायर पर व्यक्ति था, पर व्यक्ति बोल रहे हैं, यानी 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर, यानी कि 1 किलोमीटर स्क्वायर में 382 व्यक्ति रहते थे। ये जनसंख्या घनत्व, यानी कि जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ, आप देख सकते हैं यहाँ पर कि मान लीजिए कि ये 1 किलोमीटर स्क्वायर का जगह है, इसमें कितना आदमी रहते हैं, इसी को बोलते हैं जनसंख्या घनत्व, है ना। तो 382 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर भारत का जनसंख्या घनत्व था और हमारा बिहार प्रथम स्थान पर था पूरे भारत में जनसंख्या घनत्व पर। हमारे बिहार में 1106 आदमी प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर रहते थे, है ना। कितना आदमी, 1106 आदमी प्रति किलोमीटर स्क्वायर पर हमारा बिहार प्रथम स्थान पर था जनसंख्या घनत्व को लेकर के। बात करें कि सबसे कम जनसंख्या घनत्व हो तो अरुणाचल प्रदेश का। यहाँ पर अगर आप घूमने जाएं अरुणाचल प्रदेश में तो जो एक आदमी मिले उससे पूरा आता पता सब कुछ एक ही बार पूछ लीजिए, क्योंकि अगला 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर तक आदमी मिलेगा कि नहीं मिलेगा इसकी संभावना नहीं है। अब देखिए यहाँ का जो जनसंख्या घनत्व है मात्र 17 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर। आप सोच रहे हैं कि कहाँ 1106 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर बिहार में और कहाँ 17 आदमी पर किलोमीटर स्क्वायर अरुणाचल प्रदेश में, बहुत कम है ना। अगर बात करें बिहार का तो आप देख ही रहे हैं कि बिहार का जो जनसंख्या घनत्व था वो 1106 फर्स्ट स्थान पर भारत में था। अगर बिहार में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व वाला जिला कोई है 2011 की जनगणना के अनुसार तो 1880 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर लेकर के शिवहर जिला है। और आपको मालूम है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से शिवहर सबसे छोटा जिला है बिहार का, है ना। और 1880 व्यक्ति 1 किलोमीटर स्क्वायर में रहते हैं दोस्तों शिवहर में, ठीक है। सबसे बड़ा जनसंख्या घनत्व के आधार से जिला था ये बिहार का 2011 के जनगणना के अनुसार। और जनसंख्या घनत्व के आधार पर बिहार का सबसे छोटा जिला जो था वो कैमूर था। 488 व्यक्ति पर किलोमीटर स्क्वायर में रहते थे, कैमूर सबसे कम और शिवहर सबसे अधिक, यानी शिवहर जनसंख्या घनत्व के अनुसार सबसे बड़ा जिला और कैमूर सबसे छोटा जिला था। अब बात करें साक्षरता की तो साक्षरता 73% पूरे भारत की थी दोस्तों, है ना। इसमें सबसे नंबर 1 पर केरल था। केरल 94% यहाँ का जनसंख्या शिक्षित है, साक्षर है। सोचिए, यानी कि लगभग 100% मानिए इसको, केरल प्रथम स्थान पर था 94% जनसंख्या को लेकर। और सबसे कम साक्षरता दर आप जान ही रहे हैं किसका हो सकता है, तो बिहार का था हमारा 61.8%, यानी कि लगभग 62 आदमी यहाँ पर 100 आदमियों में शिक्षित हैं, साक्षर हैं, लिखने पढ़ने जानते हैं, ठीक है। सबसे कम साक्षरता दर यहीं का है, यानी कि सोच लीजिए छत्तीसगढ़ जैसा गरीब राज्य, झारखंड जैसा गरीब राज्य भी दोस्तों हमारे बिहार से आगे साक्षरता दर में ध्यान देना है आपको। अगर बिहार में बात करें तो बिहार का जो साक्षरता दर है आप देख ही रहे हैं कि बिहार का पूरा का साक्षरता दर कितना था, 61.8% था दोस्तों, 61.8% यहाँ पर भी बताया गया। अब बिहार में सबसे अधिक साक्षरता दर किस जिले का है, तो रोहतास का, सासाराम जिसका मुख्यालय है, रोहतास का साक्षरता दर सबसे अधिक 73.37% और पूर्णिया का साक्षरता दर सबसे कम 51.08%। सोच लीजिए, पूर्णिया साक्षरता दर में सबसे लो पर और साक्षरता दर में बिहार का कौन सा जिला सबसे हाई पर, रोहतास, सासाराम, है ना। उसके बाद बात करें हम लोग कि पुरुष साक्षरता दर की बात करें दोस्तों, ठीक है। पुरुष साक्षरता दर की बात करें, यहाँ पर साक्षरता दर हम लोग पढ़ रहे थे, तो पुरुष साक्षरता दर की बात करें तो पूरे भारत में पुरुषों का जो साक्षरता दर था वो 80.9% था। ये 80 पॉइंट आपको कन्फ्यूजन हुआ होगा कि यार 73 पॉइंट यहाँ भी बताया, 73% बताया और फिर 80 बोल रहा है, यानी कि 73% तो हो गया साक्षरता दर, 73 आदमी शिक्षित थे। अब उन 73 आदमियों को 100% मान करके उसमें से 80.9% व्यक्ति, यानी 81 गो व्यक्ति, अगर 100 गो साक्षर है भारत में तो उसमें से 81 गो पुरुष था और बाकी बचा हुआ जो था दोस्तों वो महिला थी शिक्षित, यानी पुरुषों का साक्षरता दर काफ़ी हाई लेवल पर था। अब पुरुषों के साक्षरता दर में केरल प्रथम स्थान पर 96% को लेकर के, पुरुषों के साक्षरता दर में सबसे नीचे स्थान पर कौन होगा जान ही रहे हैं, बिहार 71.2% को लेकर के, है ना। अब पुरुष साक्षरता दर का बात करें अगर हम लोग तो 71.2% बिहार का, ठीक है, बिहार का 71.2% था पुरुष साक्षरता दर।
पुरुष साक्षरता दर में रोहतास भी प्रथम स्थान पर है, पूर्णिया भी अंतिम स्थान पर है, पूर्णिया अंतिम स्थान पर। ये इसलिए याद करने के लिए जरूरी है आपको कि देखिए साक्षरता दर में जैसे पुरुष साक्षरता दर की अगर बात करें, देखिए यहाँ पर साक्षरता दर का हम बात कर रहे थे कि साक्षरता दर जो है दोस्तों, केरल प्रथम स्थान पर था साक्षरता दर में, बिहार अंतिम स्थान पर। पुरुष साक्षरता दर में भी केरल प्रथम स्थान पर, बिहार अंतिम स्थान पर। बिहार का जिला में बात करें तो रोहतास प्रथम स्थान पर था साक्षरता दर में, पूर्णिया अंतिम स्थान पर। बिहार का अगर बात करें तो पुरुष साक्षरता दर में तो रोहतास प्रथम स्थान पर, पूर्णिया अंतिम स्थान पर। लेकिन महिला में बदल जाएगा थोड़ा सा, इसी को आपको याद रखना। और यहीं से क्वेश्चन 63वां बीपीएससी में गिराया है ना, जो ज़्यादा तिस्मार कान समझते हैं लोग वो पूर्णिया मार के आ गए, लेकिन पूर्णिया होगा नहीं महिला साक्षरता दर में, है ना। ध्यान से समझिएगा कि महिला साक्षरता दर पूरे भारत का 64.6% था, ठीक है, 64.6% था। केरल इसमें भी प्रथम स्थान पर 92% लेके, बिहार इसमें भी कम है 91.5% लेके। लेकिन अगर बात करें कि बिहार में महिला साक्षरता दर में प्रथम स्थान पर कौन है, रोहतास, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ भी रोहतास साक्षरता दर में, पुरुष साक्षरता दर में रोहतास, महिला साक्षरता दर में भी रोहतास, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन निम्न साक्षरता दर में पूर्णिया था, पुरुष के निम्न साक्षरता दर में पूर्णिया था, लेकिन महिलाओं के कम साक्षरता दर में पूर्णिया नहीं आएगा, यहाँ पर सहरसा आएगा। और इसी क्वेश्चन को 63वीं बीपीएससी में पूछ दिया कि महिलाओं के साक्षरता दर के हिसाब से बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला कौन सा है, तो बिहार का सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जिला दोस्तों सहरसा था, है ना। आपको कंठस्थ रखना है यहाँ पर। उसके बाद बात करें थोड़ा सा एससी जनसंख्या का। एससी का मतलब शेड्यूल कास्ट यानी अनुसूचित जाति का बात कर ले हम लोग, तो अनुसूचित जाति की जनसंख्या में पंजाब प्रथम स्थान पर है 31.9% को लेकर के कुल जनसंख्या का। और यूपी संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है, प्रतिशतता के आधार पर कौन है, पंजाब प्रथम स्थान पर है। और यूपी संख्या के आधार पर एससी यानी कि शेड्यूल कास्ट यानी कि एक तरह से अनुसूचित जाति को लेकर के संख्या के आधार पर उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर, प्रतिशतता के आधार पर पंजाब प्रथम स्थान पर। एसटी जनसंख्या का अगर बात करें दोस्तों, एसटी जनसंख्या का अगर बात करें तो मिजोरम प्रथम स्थान पर है, यानी कि अनुसूचित जनजाति आदिवासी का अगर बात करते हैं तो अनुसूचित जनजाति का सर्वाधिक जनसंख्या प्रतिशतता के आधार पर मिजोरम 94.4% को लेकर के। और मध्य प्रदेश संख्या के आधार पर प्रथम स्थान पर है एसटी यानी आदिवासियों की संख्या को लेकर के, क्योंकि यहाँ पर भील जैसे गोंड जैसे जाति निवास करते हैं मध्य प्रदेश में, बहुत अच्छा से ध्यान में रखना है। अब थोड़ा सा केंद्र शासित प्रदेशों का भी जनगणना देख ही लेते हैं। यदि हमने बिहार की इतनी जनगणना देखी, भारत की इतनी जनगणना देखी, तो दोस्तों जनसंख्या के आधार पर दिल्ली ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जो प्रथम स्थान पर है। लक्षद्वीप समूह अंतिम स्थान पर है, यहाँ की जनसंख्या काफ़ी कम है, ठीक है। दशकीय वृद्धि का बात करें तो दादर नगर हवेली दशकीय वृद्धि में नंबर 1 पर रहा। केंद्र शासित प्रदेश में लगभग 55.9% यहाँ वृद्धि हुई, सोचिए, है ना। अगर बात करें सबसे कम दशकीय वृद्धि कहाँ रही तो लक्षद्वीप में 6.3%। बात करें लिंगानुपात का तो पुडुचेरी में लिंगानुपात सबसे ज़्यादा है पूरे केंद्र शासित प्रदेश का। अगर बात करें तो 1037 महिला पर 1000 पुरुष है पुडुचेरी में, ठीक है। दमन और दीव में 618 मात्र, सबसे कम दोस्तों पूरे भारत में। अगर केंद्र शासित राज्य मिला के अगर पूछा जाए तो दमन और दीव। हम लोगों को ऐसे याद करवाया जाता था, आप भी याद करें कि जहाँ पर महिलाओं का होता है दमन वहीं पर है दमन, यानी कि महिलाओं का लिंगानुपात सबसे कम है, जहाँ पर महिलाओं का दमन हो गया, महिलाओं की संख्या क्या हो गई, घट गई। अगर एससी जाति की बात करें, एससी जाति की यानी शेड्यूल कास्ट की बात करें, अनुसूचित जाति की बात करें तो चंडीगढ़ प्रथम स्थान पर। एसटी का बात करें तो लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर है अनुसूचित जनजाति को लेकर के। साक्षरता की बात करें दोस्तों, साक्षरता दर की, तो लक्षद्वीप प्रथम स्थान पर 91.8% यहाँ के लोग क्या है, साक्षर हैं। और दादर नगर हवेली 76.2% के साथ सबसे कम साक्षर केंद्र शासित प्रदेश है ना। आशा करते हैं दोस्तों कि ये कड़ी आपको बड़ी पसंद आई होगी। बहुत मेहनत लगता है इस प्रकार के वीडियो को बनाने में, एक जगह संगठित करने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है। आशा करते हैं कि ये कड़ी आपको समझ में आई होगी और बेहतर समझ में आई होगी। एक बार देखें, 2 बार देखें, आपको इसको याद करके ही एग्जाम में जाना है। अगर याद नहीं हो पाया तो आप समझिए कि 2 क्वेश्चन 3 क्वेश्चन आपने मिस कर दिया, है ना।
दीपक जी एस एकेडमी परिवार से जुड़ने के लिए दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि, दुआ में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।